हेलो दोस्तों, फर्स्ट पेपर का 5वां यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। ये यूनिट 5वां 12 नंबर का है और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की हम बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे संवेग से रिलेटेड। उसके बाद में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरिक्सन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लेकर के, लगाव सिद्धांत जॉन बोल्वी के बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व के बारे में। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। दोस्तों, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, संवेग से क्या तात्पर्य है। इसमें देखिए, मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख दुख, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। संवेग के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? इमोशन। इमोशन आपको ध्यान रखना है। और इमोशन शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा की इमोवेर, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए इमोवेर लिखा हुआ है, तो वो मीनिंग्स का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको ऑप्शनल प्रश्न इस तरह का पूछेगा तो फिर वो मीनिंग्स में आप उलझ जाओगे, तो मीनिंग्स भी आपको ध्यान रखना है। तो इमोवेर से इसकी उत्पत्ति हुई है इमोशन की, और जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कह सकते हैं। उदाहरण लेकर के एक बात करते हैं कि जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय के कारण से बचने का उपाय सोचते हैं। जब अगर हमसे कोई भूल या फिर गलती ऐसा कुछ हो गया है तो हम उससे भयभीत होएंगे, डरेंगे और उसके समाधान के बारे में सोचेंगे। उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करेंगी। यहाँ पे का ही नहीं है, काम भी मैं यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो बुद्धि हमारी काम नहीं करेगी। हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहेंगे। भय से पसीना आने लगेगा, हम कांपने भी लगते हैं और दिल जोर से धड़कने लगेगा। हमारी इस उत्तेजित अवस्था का जो नाम है वही संवेग है। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। हड़बड़ाहट आप इसे कह सकते हैं। हड़बड़ाहट में हमारा आंतरिक मन तो अलग विचार होता है, बाहर से हमारे हाथ पैर अलग दिशा में काम कर रहा होता है, तो वो बाह्य और आंतरिक हमारा व्यवहार बदल जाता है। कुछ प्रमुख संवेग आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण संवेग बताइए। तो अलग प्रश्न आपको ध्यान रखना है। पहला है सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य, सहानुभूति। तो ये कुछ प्रमुख मुख्य संवेग है जिनका आपको ध्यान रखना है। संवेग मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा हुआ है। संवेग तथा मूल प्रवृत्ति के जुड़ाव को समझने के लिए मैकडूगल ने एक तालिका बनाई जिसमें संवेग और मूल प्रवृत्ति को एक दूसरे से संबंधित बताया। और यहाँ पर दोस्तों इनकी जो तालिका है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि संवेग और मूल प्रवृत्ति है वो आपस में जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से? देखिए, जब हमें भय होगा तो हम क्या करेंगे? पलायन करने का विचार आएगा। भूख हमें लगेगी तो भोजन प्राप्ति का विचार आएगा। सामूहिकता में एकांत से बचाव का भाव आएगा। जिज्ञासा में हमारे को आश्चर्य आएगा उसके जानने के लिए। पुत्र कामना में वात्सल्य आएगा। आक्रामकता में क्रोध आएगा और हास्य में मनोरंजन आएगा। तो ये जो संवेग है वो मूल प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहना है मैकडूगल का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको परिभाषाओं की आपको ध्यान रखनी है। संवेग का जो अर्थ स्पष्टीकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहली परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो का कहना है कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो कि व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। इसी के साथ में अगली परिभाषा दी है किम्बल यंग ने। इनका कहना है कि संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है जिसमें शारीरिक क्रियाएं और शक्तिशाली भावनाएं किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती है। तो ये दोनों परिभाषाओं भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं संवेग की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर के। पहली विशेषता देखिए, संवेग व्यापक होते हैं। ये हर प्राणी में पाए जाते हैं अलग अलग तरह से। दूसरा बिंदु है संवेग पूर्णतः व्यक्तिक होते हैं। एक संवेग दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। व्यक्तिक होते हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग संवेग। एक संवेग दूसरे संवेग से भिन्न भिन्न होता है। जैसे रोना, किसी व्यक्ति का रोना देख करके हमें उस पर दया आ रही है तो उसका तो रोना अलग संवेग है, हमारा दया आना अलग संवेग है। तो इस तरह से हर प्राणी में संवेग अलग अलग यहाँ पर होता है। तीसरा बिंदु है संवेगों का स्थानांतरण होता है। क्रोधित व्यक्ति समझाने पर भी क्रोध कर सकता है, तो स्थानांतरण भी होता है। और यहाँ पर चौथा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि संवेगात्मक संबंध का होना आवश्यक है। यह दो व्यक्तियों या वस्तुओं या वस्तु के प्रति हो सकता है। और इसके बाद में पांचवा बिंदु आता है सुख या दुख का भाव निहित होता है। संवेग में सुख दुख अभिव्यक्ति होती है। इसके बाद में छठा बिंदु है संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। प्रेम या क्रोध में व्यक्ति को सोचने का अवसर नहीं मिलता। सातवां बिंदु है संवेगों का मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। आठवां बिंदु है संवेगों की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है, व्यक्ति कुछ करना चाह रहा होता है।
9वां बिंदु है संवेगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है, काफ़ी समय तक संवेग रहता है। इसके बाद में देखिए 10वां बिंदु है संवेगों की उपस्थिति से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो ये आपको कुछ विशेषताएँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु आता है संवेग की दशाएँ क्या-क्या हैं। तो पहले हमने बात करी बाह्य दशाओं के बारे में, फिर आंतरिक दशाओं के बारे में, जैसा कि हमने मैकडूगल की सारणी में देखा वहाँ पर। तो उसकी कुछ परिभाषाओं के तौर पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपको अलग से प्रश्न पूछे संवेग की दशाएँ बताइए, तो फिर आप वहाँ पर क्या लगाएँगे? तो आपको बिंदु ध्यान रखना है बाह्य शारीरिक परिवर्तन में इन परिवर्तनों के अंतर्गत चेहरे की मुद्रा का बदलना, हास्य, प्रेम आदि भाव, स्वर में परिवर्तन, शरीर के आसनों में परिवर्तन आदि आते हैं। संवेगों की दशाएं व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा बिंदु है आंतरिक परिवर्तन। तो इन शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत सांस, नाड़ी, हृदय तथा रक्त की गति में परिवर्तन हो जाता है। रक्त की रासायनिक क्रिया बदल जाती है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, रसपाक ग्रंथियों व त्वचा की प्रतिक्रिया बदल जाती है। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन है और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन वहाँ पर बदल जाते हैं। तो हमसे कोई गलती हो गई है या फिर कोई गलती हमने कर दी है, तो उसके जो है हमारे हाव भाव बाह्य परिवर्तन अलग हो जाएगा, आंतरिक जो हमारे परिवर्तन हैं वो अलग हो जाएँगे। तो वहाँ पर उसके बारे में बात करी गई है और पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। अगर आपको अलग से प्रश्न पूछता है कि संवेग की दशाओं के बारे में संक्षेप में समझाइए, तो आप इस तरह से दोनों बिंदु आपको लिखना है, बाह्य शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत और आंतरिक शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं संवेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। इसमें देखिए संवेग भावात्मक अनुक्रम है, इसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक उत्तेजना अनुभव करता है। इसके फलस्वरूप जो दैहिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उनमें व्यक्ति के व्यक्त व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। संवेगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, 3 कारक हैं। पहला है आयु व परिपक्वता। इसमें देखिए बच्चे के जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक संवेग का निश्चित स्वरूप प्रकट नहीं होता है, लेकिन आयु में बढ़ोतरी के साथ-साथ परिपक्वता भी बढ़ती है, जिससे संवेगों की अभिव्यक्ति भी विकसित हो जाती है। किसी के क्रोध, नाराज़गी, ईर्ष्या के प्रति प्रतिक्रिया न होने देना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। तो आयु और परिपक्वता का पहला कारक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा कारक है अनुभव। अनुभव में देखिए नवजात शिशु का मस्तिष्क कोमल व स्पष्ट होता है, लेकिन विकास क्रम में बुद्धि परिपक्वता तथा समाज में वयस्क के संपर्क से वह जो कुछ सीखता है उसका अनुकरण करता जाता है। वातावरण की उत्तेजनाएं उसे लगातार प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है और वह अनुभव के रूप में प्रकट होता है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और तीसरा कारक हम डिस्कस करते हैं वातावरण। वातावरण में देखिए बच्चे के संवेगात्मक विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चा बचपन में विभिन्न प्रकार के वातावरण जैसे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालयी वातावरण, सांस्कृतिक स्थितियों से गुजरता है तथा अपने साथ बहुत से अनुभवों को प्राप्त करता जाता है। तो वातावरण कारक भी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। तो 3 कारकों की हमने बात कर ली है और अब आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व का क्या आप तात्पर्य समझते हैं? तो डिटेल में आपको प्रश्न पूछ सकता है निबंधात्मक, तो आपको ध्यान रखना है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी की पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ है वेश बदलना। पर वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के गुण, प्रवृत्तियों, सामर्थ्यों आदि का संगठन है। वह व्यक्ति और पर्यावरण के स्पर्श पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व इसके विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर के उसका विशिष्ट संगठन है। वह व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व के संबंध में आत्म प्रत्यय के बारे में डिस्कस करते हैं अब। और यहाँ पर देखिए व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा, अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृद्धि आदि के संबंध में या फिर यह मत रखता है, उसे आत्म प्रत्यय कहते हैं। आत्म प्रत्यय व्यापक रूप से व्यक्ति की आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिबिंब, आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण और योग्यताएं एवं व्यवहार कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा जाता है। बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती है, लेकिन परिपक्वता बढ़ने पर उसके अनुभवों और सीखने का दायरा बढ़ने लगता है। वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर के अपनी छवि स्वयं निर्मित करने लग जाता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण होने लग जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला बिंदु की ओर। देखिए व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण और आत्म प्रत्यक्षीकरण, आपको ध्यान रखना है। तो पहला बिंदु देखिए व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। इसमें देखिए किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य विशेष व्यक्ति के बारे में गुण, उसके, उसकी योग्यता, उसके शारीरिक बनावट और अन्य उपलब्ध गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है। जबकि आत्म प्रत्यक्षीकरण में देखिए व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा क्या है,
वह अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृद्धि आदि के संबंध में अपनी क्या धारणा या फिर मत रखता है, उसे आत्म प्रत्यय कहा जाता है या फिर आत्म प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ये आपको दोनों बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए कैसे। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने होंगे कि अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान आवश्यक है, जिससे वे बच्चे के विकास को सरल बना सकते हैं। संवेग को अभिभावक निम्न प्रकार लाभ में ला सकते हैं। पहला बिंदु है नवीन ज्ञान देने में उसे संवेगों में सहायता मिलती है। दूसरा बिंदु है बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है संवेगों के संतुलित विकास से स्थायी भावों का विकास होता है। चौथा बिंदु है अवांछित संवेगों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। पांचवा बिंदु है संवेगों के द्वारा ही बच्चों में अच्छी आदतों तथा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। छठा बिंदु है संवेगों का लाभ उठा करके वह बच्चों के जीवन को सरस बना सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है फ्राइड का मनोवैश्लेषिक सिद्धांत। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि फ्राइड के अनुसार बच्चे में नैतिक विकास का उदय प्रायः सुपर ईगो के कारण होता है। बच्चों में विभिन्न तरह के जन्मजात अंतर्नोद अर्थात मौलिक, लैंगिक तथा आक्रामक मूल प्रवृत्ति, जिसे इद या फिर आईडी कहा जाता है, होता है। समाज के मानक के अनुरूप उसे समाजीकृत करने में माता पिता के निषेध को स्वीकार कर लेते हैं। इसे फ्राइड ने आंतरिकरण की संज्ञा दी है। माता पिता के मानकों तथा विचारों को स्वीकार कर लेने से बच्चे नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करना सीख लेते हैं, क्योंकि इससे वे आत्मदंड, चिंता तथा दोष से भी बच जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरिक्सन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। वैसे तो दोस्तों 5-6 सिद्धांतों की हमने बात इस यूनिट में करी हुई है, बट महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, 2-3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनको आपको जरूर से याद करना है। उनमें पहला यहाँ पर है आस्था बनाम अनास्था का सिद्धांत इसका, जो कि दोस्तों एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अनुरूप जिन बच्चों को अपने माता पिता व अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों से सतत उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है, उसमें विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। तो आस्था बनाम अनास्था की यहाँ पर बात करी गई है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्राय रोते बिलखते तथा चिल्लाते छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनको प्यार स्नेह नहीं मिलता है, तो उसमें अविश्वास का भाव प्रकट होता है। तो दूसरों के प्रति अविश्वास उनमें विकसित हो जाता है। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में संकट उत्पन्न होता है, और जब वह इसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इससे उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति, जिसे आशा कहा जाता है, उत्पन्न होती है। आशा की उत्पत्ति से आगे चल कर के यह शिशु वयस्क हो जाता है, तो वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा धर्म आदि में काफ़ी आस्था दिखलाता है। तो आस्था बनाम अनास्था आपको इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है एरिक्सन का अगला अवस्था, यहाँ पर भूमिका बनाम संशय, जो कि एरिक्सन के सिद्धांत की 5वीं अवस्था है, जिसकी अवधि 12 से 18 साल की होती है और यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता बनी होती है कि वे कौन हैं, वे किस लिए हैं और अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है। अब आपको 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि एरिक्सन ने पहचान की संज्ञा किस अवस्था को दी है, तो भूमिका बनाम संशय आपको डालना होगा। और इसमें देखिए, एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न राहों का अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का रास्ता, सही रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं, तो वे अपनी पहचान के बारे में संभ्रांति यानी कि कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेते हैं, तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है, जिसे कर्तव्यपरायणता यानी कि फिडेलिटी की संज्ञा दी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज के नियमों तथा आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको ये अवस्था भी ध्यान रखनी है। इसके बाद में आत्मीयता बनाम अकेलापन की अवस्था, जो कि एरिक्सन सिद्धांत की 6ठी अवस्था है, 6 नंबर की अवस्था है, जिसकी अवधि 20 वर्ष से 30 वर्ष की होती है। यह प्रारंभिक वयस्कावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ में एक घनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति में दूसरों के साथ में घनिष्ठता का भाव विकसित होता है, तो वह अपने आप को दूसरों को समर्पित कर देता है। जो लोग दूसरों के साथ घनिष्ठता नहीं कर पाते हैं, वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था का प्रमुख संकट घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। जो व्यक्ति इस संघर्ष का सामना ठीक से नहीं कर पाते हैं, वे सामूहिक रूप से अलग तथा स्नेह व प्यार दूसरों को देने व लेने में असमर्थ रहते हैं।
तो आत्मीयता बनाम अकेलापन आपको इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में अगला बिंदु है एरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन से रिलेटेड। इसमें देखिए, एरिक्सन के सिद्धांत का समुचित मूल्यांकन करते हुए यह कहा जा सकता है कि उनका सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सामूहिक कार्यों पर ध्यान देना है तथा इनकी व्याख्या एक विकासात्मक फ्रेमवर्क में करता है। कॉलेज छात्रों व प्रौढ़ किशोरों को समझने में उनके द्वारा प्रतिपादित पहचान के प्रत्यय संप्रत्यय को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी महत्व दिया गया है। तो ये क्या रहा, इनका मूल्यांकन रहा। अब अगर आपको इनके सिद्धांत की कमियां पूछता है या फिर आलोचना के बारे में पूछता है, तो आपको उसमें ऐड करना होगा कि इस गुणवत्ता के बावजूद एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना की गई, वो किन कारणों से की गई। तो कुछ लोगों का मत रहा कि एरिक्सन की जो सिद्धांत है उनकी अवस्था ज़रूरत से ज़्यादा कठोर व सख्त है, और कुछ लोगों का मत यह रहा कि एरिक्सन के सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से पूर्णतः सही नहीं उतरते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ लोगों के लिए विशेषकर महिलाओं में पहचान का भाव उत्पन्न होने से पहले घनिष्ठता की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, या फिर ये दोनों साथ साथ ही उत्पन्न होते हैं। जबकि एरिक्सन के सिद्धांतानुसार सभी व्यक्तियों में पहले पहचान का भाव उत्पन्न होता है तथा बाद में घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। किन वजह से हुई है, क्या क्या आलोचनाएं हुई है, वो हमने यहाँ पर शॉर्ट बात कर ली है। तो अगर आपको आलोचना का प्रश्न पूछता है तो ये सब आपको लिखना है, और मूल्यांकन हमने ऊपर अभी डिस्कस कर ही लिया है। और इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जॉन वोल्वी का लगाव का सिद्धांत। लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है जो दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है। जॉन वोल्वी ने लगाव का सिद्धांत 1958 में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बच्चों की व्यवहार शैली प्रारंभ वर्षों से ही अद्भुत रूप से शुरू हो जाती है। यह शैली आनुवंशिकी से प्रभावित होती है, किंतु बच्चे के पालन पोषण से बच्चे में संवेगात्मक विकास का रूपांतरण हो जाता है। पारिवारिक देखभाल और बच्चे की व्यवहारिक शैली से उसके अधिकतम विकास में सहायता मिलती है, जिसके कारण बच्चे वातावरण के साथ समायोजन करके स्वयं को समस्या समाधान के प्रति तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में लगाव की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसमें देखिए, पहली विशेषता है सुरक्षित लगाव। जब बच्चे के साथ संरक्षक मौजूद होता है तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा बिंदु, मध्यस्थ या उभयमुखी लगाव। तो उभयमुखी लगाव वाले शिशु उस समय व्याकुल हो जाते हैं जब संरक्षक उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। इस प्रकार का लगाव प्राय असामान्य समझा जाता है। तीसरा बिंदु, उपेक्षित लगाव। उपेक्षित लगाव वाले शिशु संरक्षक अथवा पालक से दूर रहना चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप एक अनजान अथवा संरक्षक में क्या फ़र्क पाते हैं, तो शिशु दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर उनको स्टार्टिंग में ही उनके संरक्षक छोड़ करके चले जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो यहाँ पर उपेक्षित लगाव के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो तीनों लगाव आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं लगाव के कुछ महत्वपूर्ण घटकों के बारे में। पहला है सुरक्षित संसार। जब बच्चा डरता है तो वह अपने संरक्षक के पास जाकर के स्वयं को सुरक्षित व संरक्षित महसूस करता है। दूसरा है सुरक्षा आधार। संरक्षक या फिर पालक शिशु को सुरक्षित आधार प्रदान करता है जिससे वह अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। तीसरा बिंदु है संबंधों की घनिष्ठता। बच्चा संरक्षक के साथ रह करके स्वयं को सुरक्षित समझता है। चौथा बिंदु है अलग होने पर तनाव। अगर शिशु संरक्षक से अलग होता है तो वह चिंतित व तनावग्रस्त हो जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है जॉन बॉल्वी के लगाव के सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में। पहली अवस्था है पूर्व लगाव अवस्था, जन्म से 6 सप्ताह। इस अवस्था में कई प्रकार की क्रियाओं व संकेतों जैसे पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, टकटकी लगा करके देखना आदि से नवजात शिशु अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठता स्थापित करते हैं। इसके बाद में दूसरी अवस्था है लगाव निर्माण की द्वितीयक अवस्था, जो कि 6 से 8 माह इसका समय है। इस चरण में शिशु परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को देख करके एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, जैसे मुस्कुराना, किलकाली मारना आदि। इसके बाद में तीसरी अवस्था है लगाव की पूर्ण अवस्था, जो कि 8 माह से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे को परिचित व अन्य बच्चों से पूर्ण लगाव होता है एवं इनसे अलग होने पर शिशु में दुश्चिंता का उत्पन्न होता है। चौथा अवस्था, यहाँ पर चौथे नंबर की अवस्था है संबंधों के प्रति प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था। 2 वर्ष से अधिक की अवस्था में यहाँ पर और शिशु में भाषा का विकास हो जाता है, जब शिशु अपने परिचितों को शब्दों के द्वारा अपनी बात कहता है। इसके बाद में देखिए, बोल्बी के अनुसार इन चारों अवस्थाओं में बच्चे को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनसे वह संरक्षक के प्रति स्नेह बंधन बनाता है। यदि
एक बार यह बंधन पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो अब इन बच्चों को संरक्षक के साथ रहने व उनसे नज़दीकी बढ़ाने अथवा न बढ़ाने का भी इन संबंधों पर असर नहीं पड़ता है। संबंध एक बार बन जाते हैं तो फिर वो नहीं टूटते हैं। इस प्रकार से बच्चे व माता पिता का यह बंधन बच्चे के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। तो जॉन बॉल्बी के बारे में भी आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आपके 5वें यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।